तो सैटेलाइट डीएनए ये कहाँ पर पाया जाता है, पहले वो देख लेते हैं, इसकी लोकेशन क्या होती है। ये सेंट्रोमियर और हेट्रोक्रोमेटिन में पाया जाता है। सेंट्रोमियर और हेट्रोक्रोमेटिन में पाया जाता है। ये पाया जाता है। इंग्लिश में भी इसका यही हो जाएगा, सेंट्रोमियर एंड हेट्रोक्रोमेटिन। और जिन्होंने भी ये सुना है, जो लोग जानते हैं तो ठीक है, सेंट्रोमियर और हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है, जो लोग जानते हो तो ठीक है, जो लोग नहीं जानते हो उनके बेचारों के उनके एकदम एकदम अंदर से एकदम आत्मा हिल गई होगी कि ये क्या होता है, क्या पढ़ा रहे हैं। बताते हैं, उसको देख लेते हैं हम लोग। इनको पता है ठीक है, जिनको नहीं पता है वो बेचारे बहुत परेशान हो रहे होंगे। देख लेते हैं सेंट्रोमियर और हेट्रोक्रोमेटिन। जब हमने देखा था कि जब ये सेल हमारा जो है, हमारी कोशिका के अंदर के जो डीएनए होते हैं, जब डीएनए के अंदर ये जो डीएनए के धागे होते हैं, जब हिस्टोन प्रोटीन आता है, इससे लिपट जाता है डीएनए हमारा, तो न्यूक्लियोसोम्स जब बन जाता है, तो न्यूक्लियोसोम्स बहुत ज़्यादा संगठित हो जाता है, तो क्रोमेटिन फाइबर बनता है। तो जब क्रोमेटिन फाइबर अपने आप को रेप्लिकेट करता है, अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाता है, तो वहां पर सिस्टर क्रोमेटिन फाइबर बनता है। तो सिस्टर क्रोमेटिन फाइबर से उसके बाद क्या बनता है, हमने देखा गुणसूत्र बनता है हमारा। हमने देखा था क्रोमेटिन फाइबर से अपने आप को रेप्लिकेट करता है, तो यहाँ पर सिस्टर क्रोमेटिन फाइबर बन जाता है, और इससे जो है ये बहुत ज़्यादा संगठित हो जाता है, बहुत ज़्यादा कंडेंस हो जाएगा, तो ये बन जाता है हमारा गुणसूत्र, क्रोमोसोम। तो यही गुणसूत्र जो है यहाँ पर 46 की संख्या में पड़े रहते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। तो इन्हीं को अगर हम एक को उठा करके अगर देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पर देखा, तो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहता है, इनका स्ट्रक्चर हो जाता है। अब सेंट्रोमियर क्या होता है और हेट्रोमियर क्या होता है, उसको देख लेते हैं। हेट्रोमियर का मतलब क्या हो, हेट्रोक्रोमेटिन का मतलब क्या होता है। हेट्रोक्रोमेटिन का मतलब क्या हो जाता है, उसको देख लेते हैं। इसका मतलब हो जाता है, हेट्रोक्रोमेटिन का मतलब हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है हेट्रोक्रोमेटिन का। इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं फिगर, ताकि आसानी जो है यहाँ पर लिखने के लिए भी थोड़ा जगह बच जाए। ये हमारा गुणसूत्र हो गया। तो हेट्रोक्रोमेटिन का मतलब क्या होता है, जैसे हमने नॉर्मल डीएनए को देखा था, हमने नॉर्मल डीएनए क्या देखा था, अगर इसमें जो धागा है उसको अगर आप निकाल के देखेंगे, इस धागे को हम निकाल के देखते हैं, तो क्या हमें देखने को मिलता है, ये जो केंद्र के अंदर का जो डीएनए है, इस धागे को अगर आप निकाल के देखेंगे तो ऐसा पतला सा धागा रहता है। इसको अगर आप जूम करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। जूम करेंगे, उस बार मैंने ऐसे बनाया था, इस बार ऐसे बना दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसको हम निकाल के देखते हैं तो कुछ ये सीढ़ी की तरह ऐसे सीढ़ी नुमा बना रहता है, घुमावदार रहता है। तो यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर टी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर जी है, यहाँ पर टी, फिर यहाँ पर ए, यहाँ पर ए टी सी जी टी ए जी सी। यहाँ पर मतलब कि क्या पैटर्न आएगा हमें कुछ पता नहीं है, यहाँ पर कोई फिक्स पैटर्न नहीं चल रहा है। यहाँ पर अब हो सकता है जी सी फिर से आ जाए, हो सकता है सी या फिर जी आ जाए। तो मतलब यहाँ पर क्या पैटर्न चल रहा है उसके बारे में हमें पता नहीं है, एक कोडिंग हुआ है। लेकिन अब जब हम सैटेलाइट डीएनए की बात करते हैं, सैटेलाइट डीएनए क्या होता है, इसी धागे में
इसी धागे में ऐसे रहता है, लेकिन इसी धागे कुछ पार्ट पर ऐसा रहता है, कहीं कहीं पर मतलब कुछ कुछ पार्ट, सपोज यहाँ पर हम मान लेते हैं, अगर इसको हम जूम करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिल सकता है। हो सकता है ए टी सी जी सी, फिर से ए टी जी सी, ए टी जी सी, मतलब कि ये जो सैटेलाइट डीएनए होता है, ये जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है, ये क्या होता है, पहले इस पर बात करते हैं। सैटेलाइट डीएनए क्या होता है, ये ऐसे मतलब कि रिपीट रिपीट होता रहता है, ए जी ए जी ए जी ऐसे होता चला जाएगा, मतलब ए के साथ टी, फिर अगर इस साइड देखेंगे टी सी टी सी टी सी, ऐसे होता चला जाएगा। यहाँ पर कोई डबल हो गया क्या, ए टी जी सी, ए टी जी सी, ए टी, इतना ही देखो, ए जी टी सी टी सी टी सी। अब हो सकता है ये ए टी जी, फिर ए टी जी, फिर ए टी जी, ऐसे होता हो सकता है 10 बार हो, 15 बार हो, 20 बार हो, या फिर हो सकता है सी 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 टी, सी 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 टी, ऐसे चार चार बार ऐसे इस तरीके का पेयर बनता चला जाए। ऐसे मतलब कितनी बार पेयर बनेगा हमें पता नहीं, तो वो मतलब कि जो बार बार रिपीट होता रहता है उसे हम सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। सैटेलाइट डीएनए, इसी डीएनए में जो है कुछ कुछ इसके पार्ट ऐसे होते हैं जहां पर जो है रिपीट होता रहता है। नॉर्मल डीएनए आप देखेंगे तो उसका कोई कोड रहता है, कोड ऐसे इस तरीके से कोड बना रहता है, उसकी कोई कहानी रहती है। जैसे आप समझ लो कि ये जो हमारा नॉर्मल डीएनए है, ये हमारा कोडिंग किया हुआ है। इसका मतलब आप यहाँ पर समझ सकते हैं, ये हमारे आंखों के लिए जिम्मेदार होते हैं। हमारे आंखों का कलर कैसा होगा, लाल होगा, ब्लू होगा, या फिर ब्राउन होगा, भूरा होगा, या फिर काला होगा। हमारी स्किन कैसे होगी, काला होगा या फिर हम गोरे होंगे। हमारी हाइट, हम लंबे होंगे या फिर छोटे होंगे। तो इन सब के लिए हम जिम्मेदार होता है। हमारी इम्यूनिटी कैसे होगी, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र कैसा होगा, हमारी प्रतिरोध क्षमता मजबूत होगी या फिर कमजोर होगी, तो ये सब डिसाइड करता है। ये इसको आप सपोज ये कहानी समझ लो, अगर ये कहानी है तो सैटेलाइट डीएनए सपोज इसको समझ लो आप कि हमारा जो नॉर्मल डीएनए है, इसको नॉर्मल डीएनए को आप समझ लो कोई कहानी है। सपोज कोई श्याम नाम का कोई लड़का है, और श्याम रोज सुबह उठता है, खाना पीना खाता है, फिर नहा धोकर के बैग लेकर के जाता है स्कूल में, फिर पढ़ता है दोपहर तक। दोपहर से आने के बाद फिर जाता है ट्यूशन से आने के बाद 4 बजे बेचारा थोड़ा 2-4 घंटे खेलता है, फिर 2-4 घंटे खेलने के बाद थोड़ा 1-2 घंटा मोबाइल चलाता है, फिर उसके बाद गेम पबजी वबजी खेल कर सो जाता है रात में खाना पीना खा करके। फिर सुबह उठता है, फिर वही रूटीन। तो वो एक कहानी है। इस नॉर्मल डीएनए को आप एक कहानी समझ लो, लेकिन अब जो सैटेलाइट डीएनए है बार बार रिपीट होता है। तो आप इसको ऐसे समझ लो कि श्याम घर जाता है, श्याम स्कूल से घर जाता है, घर जाता है, घर जाता है, श्याम घर जाता है, श्याम घर जाता है, श्याम घर जाता है। बस मतलब वो बार बार रिपीट होता रहता है। इसको अगर हम थोड़ा सा इधर बड़ा करके दिखाऊं तो ये देखो, ये हमारा नॉर्मल डीएनए हो जाता है। यहाँ पर ए टी टी सी जी सी, सी जी, सी जी, फिर ए टी। तो यहाँ पर क्या कोड है हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब यही हमने बात किया सैटेलाइट डीएनए की। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो कुछ कोड यहाँ पर ऐसे चलेगा। यहाँ पर ए है, फिर यहाँ पर टी, फिर यहाँ पर टी है, फिर यहाँ पर ए, फिर यहाँ पर जी है, फिर यहाँ पर ए। हो सकता है ये 3 कोड बार बार रिपीट करता जाए। जैसे यहाँ पर ए टी सी है, ए टी सी, फिर ए टी सी, यहाँ पर टी ए जी, फिर टी ए जी। तो यहाँ पर बार बार रिपीट हो रहा है ए टी सी, ए टी सी, ए टी सी, टी ए जी, टी ए जी, टी ए जी। किसी भी दोनों सब तरफ से एक साइड को देख लो, तो बार बार रिपीट हो रहा है। हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक खास पैटर्न होता है इसका जो कि बार बार रिपीट होता है। और यहाँ पर मैंने एग्जांपल ए टी सी के लिया, कोई भी पैटर्न हो सकता है सी 2 बार हो, जी 1 बार हो, टी 4 बार हो जाए। इस तरीके से वो बार बार रिपीट होता है, उसे हम लोग सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। और ये हमारा नॉर्मल डीएनए हो जाता है। माइंड में रखने के लिए आप लोग ऐसे माइंड में रख लो कि ये हमारी कहानी हो गई। इसका एक कोड बना हुआ रहता है, इसका कोई कोडिंग नहीं होता है, ये बार बार रिपीट होता है वही चीज। ये कहानी समझ लो, श्याम की कहानी। जैसे हमने बताया, श्याम उठता है, बैग लेकर के घर जाता है, स्कूल जाता है, स्कूल से आता है, कोचिंग जाता है, ट्यूशन जाता है, ट्यूशन से आने के बाद खेलता है, मोबाइल चलाता है, सो जाता है। एक स्टोरी हो गई, कहानी। ये श्याम घर जाता है, श्याम घर जाता है, श्याम घर जाता है, बार बार रिपीट होता है। तो अब ये जो सैटेलाइट डीएनए है, ये पाया कहाँ जाता है, जब हमने कहा कि धागे में कहीं कहीं पर रिपीटेड, जो कि बार बार रिपीट हुआ रहता है, जिसे हम लोग रिपीटेड डीएनए कहते हैं। जहां पर मतलब कि बार बार वही सीक्वेंस जो रहता है
बार 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 रिपीट हुआ रहता है, जिसे हम लोग रिपीटेड डीएनए कहते हैं। अब यहाँ पर जो कंडेंस हो जाता है तो इसमें वो एक जगह पर आकर के लोकेट हो जाता है, एक जगह पर आकर के पूरा संगठित हो जाता है, संगठित हो जाता है, जिसे हम लोग सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। उसको बात कर लेते हैं। ये जब गुणसूत्र बन जाता है, इस एक गुणसूत्र को हमने निकाल के देखा, तो इसमें कहां पर होता है हमारा सैटेलाइट डीएनए, उसको देख लेते हैं। इस सबको मैं हटा दे रहा हूं। अब देखो, इस एक को हम निकाल के देख रहे हैं। एक गुणसूत्र को मान लो हमने इस गुणसूत्र को निकाल लिया, 46 संख्या थी, 46 में से एक हमने निकाल के यहाँ पर देखा। तो अब यहाँ पर ये सैटेलाइट डीएनए कहाँ पाया जाता है, पहले इसका मतलब हम लोग देख रहे थे हेटेरोक्रोमेटिन क्या होता है। हेटेरोक्रोमेटिन का मतलब ये हो जाता है कि डीएनए का वो पार्ट जो बहुत ज्यादा संघनित हुआ हो, बहुत ज्यादा ही कंडेंस हो गया हो, मतलब कि एक रस्सी जैसे आप लोग देखते हैं, एक ढीली रस्सी हो जाती है जो कि मतलब बहुत ज्यादा कसी हुई नहीं रहती है। अगर उसको और ज्यादा आप लपेट देंगे, रोटेट कर देंगे उसको और ज्यादा, जैसे हमने कहा एक रस्सी हो गई है, बहुत ज्यादा ये कसी हुई नहीं है, थोड़ा ही मतलब कि थोड़ा ही कसी हुई है। अब इसको आप लोग और ज्यादा रोटेट कर देंगे, और ज्यादा वो कस जाएगी, एकदम गांठ की तरह बन जाएगी। तो उसी तरीके से हेटेरोक्रोमेटिन इस गुणसूत्र का क्रोमोसोम का वो भाग होता है जहां पर वो बहुत ज्यादा कंडेंस होता है, जहां पर बहुत ही ज्यादा संघनित हुआ रहता है, उस पार्ट को हम लोग क्रोमेटिन कहते हैं। तो क्रोमेटिन कहाँ कहाँ पर होता है, क्रोमेटिन यानी कि कहाँ कहाँ पर बहुत ज्यादा संघनित हुआ रहता है। तो एक ये जो हमारा किनारे का भाग रहता है, इसको कहते हैं हम लोग क्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन। एक ये हमारा जो मतलब किनारे के सभी पार्ट हो जाते हैं हमारे हेटेरोक्रोमेटिन, ये हमारे किनारे के सभी पार्ट हेटेरोक्रोमेटिन हो जाते हैं। और यहाँ पर बीच में भी हेटेरोक्रोमेटिन होता है। जब हमारा सेल डिवाइड होने वाला रहता है, जब सेंट्रोसोम जब गुणसूत्रों को एक मतलब कि दोनों सेंट्रोसोम गुणसूत्रों को अपनी तरफ खींचते हैं, तो वहां पर ये मेन रोल प्ले करता है। ये मतलब कि मजबूती से एकदम गुणसूत्रों को बांध के रखे हुए रहता है, जल्दी टूटने नहीं देता है। सेंट्रोसोम यहाँ से अपनी पावर लगाता है। ये जो सेंट्रोमियर रहता है, इसको सेंट्रोमियर बोलते हैं, और वो बहुत ही मजबूती से गुणसूत्रों को बांध के रखता है, टूटने नहीं देता है। अब देखो, हेटेरोमियर किनारों पर भी होता है, बीच में भी होता है। जहां पर हमने क्या कहा, हेटेरोमियर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा कंडेंस हुआ रहता है, उस पर डीएनए का वो भाग जहां पर बहुत ही ज्यादा संघनित हुआ रहता है, जहां पर बहुत ज्यादा कंडेंस हो जाता है, बहुत आपस में कस जाता है एकदम, उसको हम लोग हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं। हेटेरोक्रोमेटिन कहां पर होता है गुणसूत्रों में, किनारों पर और बीच में। अब ये किनारों पर होता है, इसलिए इसको टोलेमियर कहते हैं, टोलेमियर। अब ये बीच में होता है, इसलिए इसको सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंटर में तो सेंट्रोमियर कहते हैं, और किनारे पर है तो उसको टोलेमियर कहते हैं, सेंट्रोमियर। अभी सैटेलाइट डीएनए हमने क्या कहा, सेंट्रोमियर, सैटेलाइट डीएनए सेंट्रोमियर और हेटेरोक्रोमेटिन में पाया जाता है। सेंट्रोमियर और हेटेरोक्रोमेटिन में, हेटेरोक्रोमेटिन तो दोनों जगह है, किनारों पर भी है और बीच में भी है। तो सैटेलाइट डीएनए कहाँ पाया जाएगा, अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर भी होगा, किनारों पर भी होगा, क्योंकि हेटेरोक्रोमेटिन तो ये भी है, ये भी है, बस ये बीच में, इसलिए इसको सेंट्रोमियर कहते हैं। ये भी हेटेरोमियर है, बस ये किनारे पर है, इसलिए इसको टोलेमियर कहते हैं। समझ में आ रही होगी आप लोगों को बात मेरे ख्याल से। हेटेरोक्रोमेटिन दोनों जगह है, बीच में इसलिए इसको सेंट्रोमियर कह दिया, और किनारों पर है इसलिए इसको टोलेमियर कह दिया। अब सेंट्रोमियर और सैटेलाइट डीएनए सेंट्रोमियर और हेटेरोक्रोमेटिन में पाए जाते हैं, यानी कि हेटेरोक्रोमेटिन सेंट्रोमियर में यहाँ भी सैटेलाइट डीएनए पाया जाएगा और यहाँ पर भी पाया जाएगा सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए हो गया हमारा, और किनारों पर भी पाया, ये भी हेटेरोक्रोमेटिन है, ये भी हेटेरोक्रोमेटिन है, तो यहाँ पर भी पाया जाएगा हमारा सैटेलाइट डीएनए, पाया जाता है यहाँ पर भी सैटेलाइट डीएनए। समझ में आ रही होगी बात आप लोगों को मेरे ख्याल से। इतना शुरू तरीके से मैं इसलिए समझा करके, इसलिए मैंने पहले वो प्रोसेस बता दिया कि ऐसे इस तरीके से कहा, मतलब कि कैसे गुणसूत्र बनता है। गुणसूत्र को हमने एक गुणसूत्र को निकाल के देखा, ऐसे 46 यहाँ पर संख्या है, एक को निकाल के देखा, तो यहाँ पर बीच में जो है ये सैटेलाइट डीएनए होता है, जो कि सैटेलाइट डीएनए बार बार रिपीट हुआ रहता है, बार बार रिपीटेड रहता है, एक उसमें कोई कोड रहता है, कोई सीक्वेंस रहता है, मतलब कि
वहाँ कोई एक ऐसा कोड नहीं बना रहता है जैसे इसका इसका रहता है नॉर्मल डीएनए का, वैसे यहाँ पर नहीं रहता है। यहाँ पर बीच में वो बार बार रिपीट हुआ रहता है, वो पार्ट यहाँ पर होता है बीच में, और एक पार्ट यहाँ पर रहता है। चलो इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं। अभी ये बीच में होता है, किनारों पर होता है, इसका क्या फायदा होता है, क्यों होता है, उस पर ही बात कर लेते हैं हम लोग। देखो ये बीच में होता है इसलिए, जब इसको हमने बात कर लिया कि जब हमारा जो सेंट्रोजोम होता है, जब गुणसूत्रों को एक तरफ खींचने लगता है दूसरी तरफ, तो वो बीच में बांध के रखता है, उसको टूटने नहीं देता है। तो एक सेंट्रोल क्रोमोसोम का यानी कि हमारे गुणसूत्रों को सेटेलाइट डीएनए थोड़ा मजबूती प्रदान करता है। यहाँ पर किनारों पर किस क्यों होता है, किनारों पर होने के कारण ये हो जाता है। सेटेलाइट डीएनए हमारे किनारों पर इसलिए होता है कि ताकि मतलब ये जो जैसे जब आपने शूज आप जूता पहनते होंगे, जूता, तो जूते का जो धागा रहता है बांधने वाला, उस शू लेस को आप लोग देखते होंगे। सपोज जूता हो गया, तो आपने साइड में देखा होगा, साइड में कुछ ऐसे पट्टी लगी रहती है प्लास्टिक की, ताकि ये खुल ना जाए। तो इसी तरीके से ये भी रहता है डीएनए के साइड में, ये गुणसूत्रों के साइड में रहता है, ताकि जो हमारा ये डीएनए का पार्ट है, गुणसूत्र का जो पार्ट है, ये खुल ना जाए, उसको मजबूती से बांध के रखता है किनारों किनारों पर, बीच में इसलिए ताकि वो टूट ना जाए। तो ये सेटेलाइट डीएनए रिपीटेड होता है बहुत ही बार बार एक ही कोड बार बार जो है सीक्वेंस में एक बार 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 वही कोड रिपीट होता रहता है, बार बार वही सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस कुछ ऐसे भी हो सकता है। अब ऐसा जरूरी नहीं कि सपोज इसको हमने निकाल के देखा तो ये हमारा जो है डीएनए हो गया। हम्म सपोज यहाँ पर देखो, सपोज ये हमारा डीएनए हो गया। अब इसका कोई भी पार्ट कहीं पर जो है बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे हमने कहा, वो अब वो जरूरी नहीं कि एक ही जगह पर, वो कई जगह पर भी हो सकता है। हमने कहा कि यहाँ पर ए टी, फिर यहाँ पर ए टी, फिर यहाँ पर ए टी, बार बार जो है यही 3 बार ए रिपीट कर रहा है। हो सकता है यहाँ पर 2 बार ऐसा हो गया हो, ए फिर टी, सॉरी ए ए टी टी टी, ए टी ए टी, 3 बार ए 3 बार ए, 2 बार ऐसे यहाँ पर रिपीट कर गया। हो सकता है यहाँ पर ऐसे रिपीट हो जाए, सी जी टी ए, सी जी टी ए, सी जी टी ए, हो सकता है यहाँ पर ऐसे रिपीट हो जाए, सी जी जी ए सी टी सी टी सी टी, मतलब कि ये दो सी टी 3 बार ऐसे रिपीट हो गया। तो ऐसे ऐसे मतलब कि कई जगह पर ऐसे रिपीट होता रहता है। वो जरूरी नहीं कि किसी डीएनए में एक ही बार रिपीट हो रहा है। और मतलब कि जैसे बॉडी के किसी एक सेल में अगर ऐसा किसी एक डीएनए में रिपीट हो रहा है, तो हर सेल में वही सीक्वेंस रहेगा उसका, हर सेल में वहां पर पाया जाएगा। यहाँ पर ये रिपीट हो रहा है, हो सकता है यहाँ पर बीच में भी रिपीट हो जाए, या फिर इसके आगे और कहीं पर भी रिपीट हो जाए, मतलब ऐसे कई जगहों पर रिपीट हुआ रहता है। इसका यूज कहाँ पर होता है उस पर आगे बात करते हैं। और स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग बता ले लीजिए। फिलहाल मैंने इसमें लोकेशन दिखाया है कि कहाँ पर पाया जाता है। ये गुणसूत्र है हमारा, गुणसूत्र में ये हेट्रोक्रोमेटिन है। हेट्रोक्रोमेटिन किसे कहते हैं, जब डीएनए का पार्ट एकदम कसा हुआ रहता है, एकदम संघनित कंडेंस हुआ रहता है, वो और कहाँ पर वो रहता है, किनारों पर और बीच में। हेट्रोक्रोमेटिन ये भी है, हेट्रोक्रोमेटिन ये किनारे वाले भाग भी हैं, बस ये बीच में हेट्रोक्रोमेटिन, इसलिए इसको हमने सेंट्रोमियर कहा। और ये हेट्रोक्रोमेटिन साइड साइड में है किनारों पर, इसलिए हमने हमने इसको टोलेमियर कहा। तो सेटेलाइट डीएनए कहाँ पर पाया जाएगा, किनारों पर भी पाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हेट्रोक्रोमेटिन हो, सेंट्रोमियर में पाया ही जाएगा। तो दोनों जगह पर पाया जाता है। स्क्रीनशॉट लेना तो हम लोग ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। सेटेलाइट डीएनए पहले हमने क्या देखा, ये हेट्रोक्रोमेटिन और सेंट्रोमियर में पाया जाता है। आगे देखते हैं। ये अत्यधिक दोहरावदार होता है, दोहरावदार
ये अत्यधिक दोहरावदार होता है। अब दोहरावदार क्या होता है वो मैंने बता ही दिया आपको, बार 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 रिपीट होता रहता है। और गैर कोडिंग होता है, गैर कोडिंग होता है, इसका मतलब बताते हैं। गैर कोडिंग होता है। अब अत्यधिक दोहरावदार का मतलब मैंने बता दिया आप लोगों को कि बार बार जो है ये रिपीट होता रहता है, बार बार रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है। खास कोई इसका कोड रहता है, एक किसी खास पैटर्न कोई खास सीक्वेंस में इसका कोई कुछ खास कोड होता है जो कि बार बार वही रिपीट करता है। आप सपोज डीएनए है, लंबी डीएनए है और उसमें जो है सैकड़ों बार हजारों बार जो है कहीं पर ये रिपीट करता रहता है। और ये हर व्यक्ति में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से रिपीट करता है, सभी में एक ही प्रकार से रिपीट नहीं करेगा। अभी इसका यूज कहाँ होगा उस पर आते हैं, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी गैर कोडिंग होता है, इसका मतलब क्या हो जाता है? गैर कोडिंग का मतलब, कोडिंग का मतलब हमने देख लिया। कोडिंग का मतलब क्या हो जाता है कि जो कोडिंग डीएनए होता है वो हमारे बॉडी के संरचना, हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर के लिए, हमारे बॉडी का ब्लूप्रिंट के लिए जो है जिम्मेदार होता है। तो हमारे बॉडी का हाइट कितना होगा, हमारे स्किन का कलर कैसा होगा, काला होगा गोरा होगा, हमारी इम्यूनिटी कमजोर होगी या फिर मजबूत होगी, आईज का कलर कैसा होगा, भूरा या फिर काला या फिर ब्लू होगा, उसके लिए जिम्मेदार होता है कोडिंग डीएनए। तो गैर कोडिंग डीएनए क्या होगा? ये किसी किसी खास जो है हमारी बॉडी के शरीर की बनावट के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। गैर कोडिंग का मतलब क्या? हमारी बॉडी की बनावट के लिए जिम्मेदार नहीं होता है, शरीर के बनावट के लिए जिम्मेदार नहीं होता है, जिम्मेदार नहीं होता है। शरीर की बनावट के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। कोई भी, अब हमारी आंख ले लो, आईज ले लो, आईज का कलर कैसा होगा, हमारा हाइट कितना होगा, हमारी स्किन का कलर क्या होगा, डार्क होगा, वाइट होगा, हमारी इम्यूनिटी मजबूत होगी या फिर कमजोर होगी, प्रतिरक्षा तंत्र, तो इन सब के लिए जिम्मेदार नहीं होता। ये इन सब से इसको कोई मतलब नहीं है। बोलता है हमें इस सब से कोई मतलब, कैसे भी रहना है रहो, हमें बस अपने एक खास पहचान से मतलब है। मतलब इसका एक बस एक खास पहचान होता है, जो इसका कोड होता है, जो कि बस डीएनए में बार बार रिपीट करता है। बस उसका उसका यही काम होता है, डीएनए को जोड़ करके रखता है। बस वो किसी बॉडी में जो है किसी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं होता है, किसी फंक्शन के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका यूज कहाँ पर होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।